तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप एकदम मज़े में हमारी हिंदी की क्लास को कर रहे होंगे। तो इस क्लास को सभी साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हैं। तो उन्हीं सभी बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए आज पुनः आपके ज्ञानेंद्र सर आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर के, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। और ये हमारे प्यारे भगत सिंह का चैप्टर है। तो आज का क्लास एक देशभक्ति वाला क्लास रहेगा। तो आज सभी बच्चों से एक निवेदन है मेरा कि आप सभी भगत सिंह के लिए और हमारी भारत माता के लिए और शहीद भगत सिंह के लिए एक बार जय हिंद अवश्य लिख देना है। आप सभी बच्चों को इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख देना है, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को एक लेख और एक पत्र का सब्जेक्टिव करवाने वाला हूं। यानी अगर कहा जाए तो आपके बुक का आपके ज्ञानेंद्र सर आज लाइन बाय लाइन क्लियर कराएंगे। चूँकि लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि एग्ज़ाम में जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है और जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आपका, जब तक आप बुक को अच्छे से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़िएगा तो आपका बुक किससे ही आपका एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा और आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा। तो चाहूँगा तो मैं इस चीज़ों को शॉर्ट में 10 से 15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और आप, उम्मीद है आप मेरा इस वीडियो में सहयोग करेंगे। आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपका ऑब्जेक्टिव बने और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में आपका क्वेश्चन आंसर क्लियर हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। क्योंकि यदि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम हॉल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस होने वाला है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपसे मिस हो जाएगा। तो बच्चों, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए, आज एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ आपके ज्ञानेंद्र सर जुड़े हुए हैं और अंत तक जुड़े हुए रहेंगे और इस वीडियो को पूरा क्लियर करवाएंगे। इस चैप्टर को पूरा आपको क्लियर करवाने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए अपने क्लास की ओर चलते हैं। देख सकते हैं ये क्लास 12th वाले बच्चों का है और इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा। ये आपके सर कहते हैं, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप लोग कहते हैं कि सर इससे आसानी से हमको कहीं भी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए, इसके लेखक हैं भगत सिंह जी और क्लास को स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह तो खैर मेरे फेवरेट हैं क्योंकि मैं जो भारत के बहुत सारे देशभक्त हैं उन सभी देशभक्तों में मैं भगत सिंह को काफ़ी ज़्यादा सम्मान देता हूँ। ऐसे मैं सबको सम्मान देता हूँ, पर मेरे फेवरेट अगर कहा जाए तो भगत सिंह ही हैं, क्योंकि इनका बलिदान और इनकी त्याग को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले मैं भगत सिंह की से रिलेटेड जो उनकी जो कुछ तस्वीरें हैं जो कि रियल इमेज है, ठीक है, तो उसे मैंने कलेक्ट किया है। और चलिए, मैं आपको भगत सिंह से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है कि भगत सिंह से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें, ठीक है। तो देख सकते हैं, ऐसा लगता है पेपर में एक छपा हुआ है भगत सिंह का। ये रियल इमेज है, ये रियल इमेज है भगत सिंह का। भगत सिंह यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये पेपर कटिंग है जो कि मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया साइट से कलेक्ट किया हूँ आप ही के लिए, ठीक है। तो ये भगत सिंह से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं और आगे भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर भगत सिंह जी हैं, हमारे चहेते कह सकते हैं, ठीक है। भगत सिंह जी यहाँ पर देख सकते हैं, ये उनकी कुल मिलाकर के तस्वीरें हैं। और भगत सिंह के साथ साथ हमारे देश के लिए उनके साथ जो शहीद हुए थे सुखदेव और राजगुरु, जो उनके मित्र हैं, वो भी इन तस्वीरों में है। आप देख सकते हैं, वहाँ भी है और चंद्रशेखर आज़ाद वगैरह भी हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी बचपन की थोड़ी सी तस्वीरें हैं, थोड़ी धुंधली वगैरह हो सकती हैं, बट आप थोड़ा सा जैसा मुझे तस्वीर मिला तो वैसा मैंने आपके लिए लाया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये भी पेपर कटिंग ही है और बहुत पुराना पेपर था और उससे मैंने कलेक्ट किया। और देख सकते हैं आप, यहाँ थोड़ा सा पेपर गड़बड़ हो गया, लेकिन ये एकदम रियल इमेज है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का। लाहौर की सेंट्रल जेल में गूंज उठी इनकलाब की बोलियां, है ना। तो ये पेपर उस दिन का पेपर है जब भगत सिंह को फांसी दिया गया था, वो उस दिन का रियल इमेज है, ठीक है। और ख़ास करके हम लोग तो कभी भगत सिंह को भूल ही नहीं सकते हैं, जिन्होंने एक भारत को आज़ादी दिलाने में जो अपनी जो योगदान दी है और अपनी प्राणों की चिंता तनिक भी नहीं की और हमारे देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। हंसते हंसते क्या हो गए? शहीद हो गए। तो चलिए, आज मैं आप सभी को सबसे पहले भगत सिंह से जुड़ी हुई उनकी जो जन्म तिथि वगैरह होती है, उनके माता पिता का नाम, कैसे उनका बचपन गुजरा, ये सब सारी चीज़ों को आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी मेरे साथ भगत सिंह से की जो है जन्म वगैरह सब याद करने की कोशिश कीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए,
तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, ठीक है। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। कब जन्म हुआ था बच्चों, आप याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा बोलिए, ठीक है ना। बैठ करके वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आप मिस कर जाएं, तो थोड़ा थोड़ा धीमी धीमी आवाज़ में बोलिए मेरे साथ साथ। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को हुआ था भगत सिंह का जन्म, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था सरदार किशन सिंह, आप याद रखेंगे। इनके पिताजी का नाम क्या था, सरदार किशन सिंह। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था बच्चों, एक बार बोलिएगा तो, सरदार किशन सिंह। और इनकी माता का नाम था विद्यावती देवी। माँ का नाम क्या था बच्चों, विद्यावती देवी इनकी माँ का नाम हो जाएगा, और पिता का नाम हो जाएगा सरदार किशन सिंह जी, ठीक है। और इनका जन्म स्थान के बारे में यदि अगर हम लोग बात कर लें तो जन्म स्थान इनका हो जाएगा बंगाचक। कहाँ हो जाएगा, बंगाचक गांव हो जाएगा। बंगाचक जगह नाम था गुगेरा ब्रांच में आता है, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में आता है। इनका जो जहाँ जन्म हुआ ना वो जगह जो है वर्तमान समय में वो पाकिस्तान में है, और जगह का नाम है बंगाचक। क्या नाम है, बंगाचक है, और गुगेरा ब्रांच है, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान में पड़ता है। यानी भगत सिंह का जो जन्म स्थान है वो अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि जब भगत सिंह का जन्म हुआ था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था। तो अब देश का बंटवारा हुआ तो इनका जो घर वगैरह सब है ना वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पर लायलपुर पाकिस्तान में, ठीक है। और इनका पैतृक गाँव जो था वो खटकर कलां पंजाब में होता है। पैतृक गाँव उनको बोलते हैं जहाँ की उनके दादा वगैरह सब रहा करते थे। पुश्तैनी जो घर होता है ना उसको पैतृक गांव कहा जाता है। इनका पैतृक गांव जो है उसका नाम था खटकर कलां पंजाब। क्या नाम था, खटकर कलां पंजाब, ये इनका पैतृक गांव था, ठीक है। अब आगे चलिए, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं आगे हमको देखना है। उनके परिवार के नाम की अगर बात कर लें तो उनका परिवार में कौन कौन था, तो उनके भाई का नाम था कुलबीर सिंह, और उनका एक और भी भाई था, नाम था उसका कुलतार। आप सभी याद रख लीजिएगा, भगत सिंह का भाई का नाम क्या हो जाएगा, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह, ठीक है। कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह। और उनके चाचा जी का नाम था अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह। अजीत सिंह और सरदार स्वर्ण सिंह उनके चाचा जी का नाम हो जाएगा। और शुरुआत से ही जो था ना इनका जो फैमिली बैकग्राउंड अगर कहा जाए तो शुरू से ही देश को आज़ादी कराने में लगा हुआ था। उनके चाचा जी हो जाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह, अजीत सिंह, सब इनको खुद अंग्रेज़ों ने फांसी दिया है। तो शुरुआत से इसके घर में कहा जाए तो इनकी लहू में, इनकी खून में जो हमारे देश को आज़ाद कराने के प्रति जो होता है जुनून वो पहले से ही भरा हुआ था, क्योंकि इनका फैमिली भी जो था ना वो देश की आज़ादी में पहले से ही संलग्न था, यानी पहले से ही एंट्री कर चुका था इनका पूरा परिवार देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगत सिंह शुरुआत से ही बहुत बड़े बहादुर हुआ करते थे। जब एक बार क्या होता है क्या कि भगत सिंह जब खेतों में गए थे अपने पिताजी के साथ में, अपने चाचा जी के साथ में, तो इनके चाचा जी वहाँ खेती कर रहे थे, तो भगत सिंह भी वहाँ बैठे हुए थे, तो देख रहे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, पापा जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो उनके पापा ने जवाब दिया कि बच्चे मैं इस पौधे को लगा रहा हूँ और इससे बहुत सारा अनाज होगा। तो भगत सिंह के भी माइंड में एक आइडिया आया और उन्होंने कहा कि पापा जी मुझे जो है ना बंदूक की खेती करनी है, मैं एक बंदूक को लगा दूंगा अपनी खेतों में और उस से बहुत सारा बंदूक हो जाएगा और मैं क्या करूंगा उस बंदूक से अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दूंगा। तो कुल मिला करके कहा जाए तो भगत सिंह शुरुआत से ही, बचपन से ही जो कहा जाए तो ये बड़े ही निडर थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ सोच सकते हैं एक छोटा सा बालक है जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इतना आग बरस रहा है, तो आप समझ सकते होंगे इनका परिवार किस प्रकार से था। और तो खून में ही इनका समझिए रग रग में देश के लिए एकदम जान देने की बात आती है इनके द्वारा। अब आते हैं उनके शिक्षा उक्षा के बारे में कि उनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ। कि प्राइमरी शिक्षा गांव में हुई थी, प्राइमरी एजुकेशन जो होता है गांव में ही प्राइमरी एजुकेशन में हासिल किया उन्होंने। और लाहौर उसके बाद क्या किया, लाहौर के डीएवी स्कूल से उन्होंने 9 तक की पढ़ाई की। लाहौर के डीएवी स्कूल से उन्होंने 9 तक की पढ़ाई की, कक्षा 9वीं तक की पढ़ाई की। नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया, नेशनल कॉलेज लाहौर से क्या किया, FA। ऐसे FA आपको समझ में नहीं आएगा बट आप लोग याद रख लीजिएगा, उन्होंने FA किया लेकिन फिर BA नहीं कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आप समझिए बात को। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्रारंभिक शिक्षा जो होता है प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने अपने गांव से कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने लाहौर में एडमिशन ले लिया। लाहौर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, तो तभी तो भारत में ही था। तो लाहौर में उन्होंने क्या किया, DAV स्कूल जो था वहाँ से उन्होंने क्या किया 9 क्लास की पढ़ाई कर ली, कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर ली। फिर उन्होंने क्या किया, नेशनल कॉलेज लाहौर से FA किया। क्या किया, FA किया, लेकिन बट BA में एडमिशन लिया उन्होंने, बट BA को कंप्लीट नहीं किया। ऐसा क्यों किया,
बीए क्यों नहीं किए वो? क्योंकि उस समय में हमारा देश गुलाम था और भगत सिंह जी क्या किए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दी और हमारे क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। देश को आज़ाद कराने के लिए शामिल हो गए क्रांतिकारी दल में और उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। आप सोच सकते हैं कि भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, केवल किस लिए? क्योंकि हमारे देश के लिए। उन्होंने हमारे देश के बारे में सोचा, हमारे देश की स्थिति को बारे में समझा और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया बल्कि देश की आज़ादी में कूद पड़े और क्रांतिकारी जो दल है, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी दल बना था, उस दल में ये शामिल हो गए और सोचिए देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी। अब चलिए आगे चलते हैं, उनकी कुछ गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं, आखिर उनका बचपन किस प्रकार से रहा। तो जैसे कि सुनिए आप, 12 वर्ष की उम्र में जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, सुनिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो 1919 को जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आप सभी जानते होंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पर अंधाधुन गोलियां चलाई थी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अंधाधुन गोलियां चलाई थी और हजारों जो भारतीय होते हैं वे इस जालियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए थे। पूरा बगीचा, जनरल डायर ने क्या किया, पूरा बगीचा में लोगों पर गोलियां चलाई, पूरा हर जगह खून ही खून था। और भगत सिंह उस जगह गए और वहाँ की मिट्टी को लेकर के चूमा और मिट्टी को लेकर कसम खाई और इसी मिट्टी में मैं अंग्रेज़ों को मिला दूंगा। तो तभी उस समय में सोचिए, भगत सिंह का उम्र केवल 12 वर्ष था और 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रण ले लिया था कि मुझे अंग्रेज़ों को ठीक इसी तरह जिस प्रकार से उन्होंने हजारों मासूम भारतीयों को मारा है और खून की नदियाँ बहा दी है जालियांवाला बाग में, तो हम भी इसी तरीक़ा से अंग्रेज़ों की खून की नदियाँ बहा देंगे। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही वहाँ की मिट्टी लेकर सौगंध खाया था और क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल होने के लिए तभी सोच लिए थे 12 वर्ष की उम्र में मुझे देश को आज़ाद करानी है और मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना है। ठीक है, 1922 में हुआ था। 1922 के चौरा चौरी कांड के बाद 12 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोह भंग हो गया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या किया, तो जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुआ था तो उस समय में उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा घटना हुआ था तो उस समय में उनकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पर कि 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुआ था। तो उस समय में क्या किया उन्होंने, चौरी चौरा घटना होने के बाद क्या किया, उन्होंने सोचा कांग्रेस में शामिल होते हैं और उन्होंने क्या किया, 1922 ईस्वी में कांग्रेस और महात्मा गांधी से उन्होंने मोह भंग कर लिया। ठीक है, कांग्रेस और महात्मा गांधी से उन्होंने क्या किया, मोह भंग कर लिया। यानी जब 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना हुई तो उस समय में क्या किया, उन्होंने गांधी जी से थोड़ा सा कल्टी कर लिया, यानी गांधी जी से उन्होंने रिश्ता नाता तोड़ लिया। क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, चौरी चौरा घटना के बाद जो आंदोलन हुआ था उसको स्थगित कर दिया था। तो भगत सिंह ने क्या किया, महात्मा गांधी से थोड़ी दूरियां बना ली, क्योंकि भगत सिंह और महात्मा गांधी का विचार अलग अलग था। भगत सिंह गरम दल के थे, महात्मा गांधी वहीं नरम दल के इंसान थे। तो भगत सिंह ने क्या किया, महात्मा गांधी से थोड़ी दूरियां बना ली। फिर बात आती है 1923 ईस्वी की। ठीक है, 1923 ईस्वी में पढ़ाई को छोड़कर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में सेवाएं दी। 1923 ईस्वी में क्या किया, उन्होंने पढ़ाई को पूरा का पूरा छोड़ दिया। और उस समय में क्या था कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो था, गणेश शंकर विद्यार्थी का एक आता था पत्रिका, उसमें उन्होंने क्या किया, वर्क कर लिया, काम कर लिया। उन्होंने सोचा यदि अगर हम कुछ रचना करेंगे, कुछ लिखेंगे देश के बारे में, तो मेरा जो विचार है वो पूरा देश पढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जो पत्र निकलता था प्रताप, उसमें वो ज्वाइनिंग कर ली और वहाँ पर उन्होंने सेवाएं देना चालू कर दी। फिर 1926 में अपने नेतृत्व में नौजवान भारत सभा का गठन किया। क्या बात है, गजब का क्वेश्चन है। 1926 में उन्होंने क्या किया, नौजवान भारत सभा का गठन किया। ये VVI क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। भगत सिंह ने ग्रुप बनाया, उसका नाम रखा नौजवान भारत सभा का गठन किया और जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में खोली गई। उन्होंने क्या किया, इस ग्रुप को अलग अलग शहरों में खोला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया, 1928 में
इस 28 से 31 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया। फिर उसकी मुलाकात हो जाती है, भगत सिंह की मुलाकात हो जाती है चंद्रशेखर आज़ाद से। और आप सभी जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वे देश को के लिए भी बहुत बड़ा योगदान निभाए थे, और चंद्रशेखर आज़ाद भी हमारे देश के लिए शहीद हो गए थे। आपको मालूम है कि इनको भी अंग्रेज पकड़ना चाहते थे, बट एक गोली जब बचा था तो उन्होंने एक गोली को अपने सिर में मार ली थी, और भगत सिंह को उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। तो जब भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद जब पार्क में पकड़े गए थे तो एक अल्फ्रेड पार्क में इनका दोस्त ने धोखा दे दिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के पास जब अंतिम गोली बचा था ना, तो वो सोच लिए थे मुझे अंग्रेज़ों के गोली से नहीं मरना है, और हंसते हंसते हमारे देश के लिए शहीद हो गए, क्योंकि इनको धोखे से मारा गया था चंद्रशेखर आज़ाद को। तो भगत सिंह की मुलाकात हो जाती है तब तक चंद्रशेखर आज़ाद से, और भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने मिलकर क्या किया, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, और क्रांतिकारी आंदोलन के रूप को क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छेड़ दिया। उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को पूरे देश में चला दिया कि अब अपना देश आज़ाद होना चाहिए तो आज़ाद होना चाहिए। यानी कहा जाए तो अब इस ग्रुप में दो सूरवीर भिड़ चुके थे, एक का नाम था भगत सिंह और दूसरे का नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। दोनों ने मिलकर अब देश को आज़ाद कराने का ठान लिया था। फिर बात आती है 8 अप्रैल 1929 को कि बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तार हो गए। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने क्या किया, केंद्रीय असेंबली था, अंग्रेज़ों का एक असेंबली था, एक ग्रुप था, सभा था, वहाँ वो लोग मीटिंग वगैरह कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पर बम फेंका, और किसके साथ मिलकर के, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ मिलकर उन्होंने उस असेंबली पर बम फेंका, और इसी रूप में उन्होंने क्या किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों का असेंबली जो होता है वो सभा होता है, उसमें इन्होंने बम फेंक दिया था, ठीक है, इसीलिए वो गिरफ्तार हो गए। फिर आगे बात आती है, सुनिएगा। भगत सिंह जो थे वे करतार सिंह सराभा का चित्र अपनी जेब में रखते थे। भगत सिंह क्या करते थे, अपने पैकेट में करतार सिंह सराभा का चित्र रखते थे, और कहा जाता है कि सराभा को अंग्रेज़ों ने 1914 में फांसी दे दी थी, और इस वजह से फिर क्या होता है कि वे जीवन भर सराभा के बारे में सोचते रहे और अंग्रेज़ों से बदला लेने के बारे में सोचा, क्योंकि जो करतार सिंह सराभा थे उसका इज्जत भगत सिंह बहुत करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने पैकेट में करतार सिंह सराभा का तस्वीर रखते थे, क्योंकि वो उसका आइकॉन था, वो उसको पूजा करते थे एक प्रकार से। तो करतार सिंह सराभा का वो क्या करते थे, चित्र अपनी जेब में रखते थे, और सराभा को अंग्रेज़ों ने 1914 में फांसी दे दी, ठीक है। पहली गिरफ्तारी आते हैं भगत सिंह के बारे में। आखिर पहली बार भगत सिंह को कब गिरफ्तार किया गया था, तो अक्टूबर 1926 ईस्वी में दशहरे के मेले में जो बम विस्फोट हुआ, इसी क्रम में दोषी पाए जाने के कारण भगत सिंह को गिरफ्तारी की गई, और उन गिरफ्तारी इसकी 1927 में होती है। एक बार क्या हुआ था कि 1926 ईस्वी में क्या हुआ, दशहरा का टाइम था, उन्होंने क्या किया, दशहरे मेले में एक बम विस्फोट हुआ था, और अंग्रेज़ों ने इसको पाया कि इन्होंने ही दोषी, इसी को नाम लगा दिया कि आपने ही बम को वहाँ दशहरा मेला में छोड़ा है। तो इस वजह से इनको भगत सिंह ने झूठा आरोप वगैरह लगा करके 1927 ईस्वी में इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया, भगत सिंह पर इल्जाम लगा करके, ठीक है। अब आते हैं इनकी कृतियों के बारे में। आखिर भगत सिंह ने कौन सी चीज़ की रचनाएं की, क्योंकि भगत सिंह आप जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे, और उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किया है। जैसे उसकी रचना का नाम है पंजाब की भाषा तथा लिपि, विश्व प्रेम, ईबीसी का रचना है, युवक, ये भी भगत सिंह का ही रचना है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह भी भगत सिंह ने ही लिखा है, अछूत समस्या, यह भी भगत सिंह की रचना है, विद्यार्थी और राजनीति, ये आपका अभी फर्स्ट में मिलने वाला है, विद्यार्थी और राजनीति, यह भी इसी का रचना है, सत्याग्रह और हड़तालें, यह भी इन्हीं का रचना है, बम के दर्शन, ये भी इन्हीं का है, भारतीय क्रांति का आदर्श, ये सब इसी की रचनाएं हैं। अन्य लेख भी है, बहुत सारी टिप्पणियां वगैरह सब है, एवं लेख इनके भगत सिंह के हुए जो भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिखा। जब भगत सिंह का जो दस्तावेज निकला, जब भगत सिंह की शहीद हो गए तो उनका जो दस्तावेज रिलीज हुआ तो मालूम चला कि इन सब चीज़ों के लेखक भी
भगत सिंह है। तो भगत सिंह का आप थोड़ा मोड़ा कीर्तियाँ भी याद रख लीजिएगा कि भगत सिंह ने इस चैप्टर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को लिखा है। तो वो आप बम के दर्शन वगैरह जो है वो सब सारी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी उससे भी क्वेश्चन रहता है। अब देखिए, भगत सिंह को जो फांसी की सज़ा हुई थी वह हुई थी 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को शाम के ठीक 7:33 पे भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में, केस का नाम लगाया लाहौर षड्यंत्र केस। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी थी अंग्रेज़ों की। अंग्रेज एक अफसर था, उसका नाम था सैंडर्स। तो सैंडर्स को उन्होंने क्या किया था, लाहौर में गोली मार दिया था। इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर बहुत सारे केस भी लगाए गए, बहुत सारा इल्ज़ाम लगा करके कुल मिला करके भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को ठीक शाम में 7:33 पे उनको फांसी दी गई। और इसके साथ इनके मित्र जो थे उसका नाम था सुखदेव और उसका दूसरे का नाम था राजगुरु। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को एक साथ फांसी दी गई। अब सोच सकते हैं कि तीनों उस दिन शहीद हो गए हमारे भारत माता के लिए। ये कितनी दुखद घटना वाली बात है। और ऐसा कहा जाता है अंग्रेज़ों ने इनका ठीक ढंग से क्रियाक्रम वगैरह को भी नहीं करने दिया। और जबकि फांसी दिया जाता है सुबह के टाइम में, तो अंग्रेज़ों ने जल्दबाजी में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी चाहते तो इनको बचा सकते थे। बहुत सारा ऐसा बुक्स वगैरह में लिखा हुआ रहता है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो हमारे भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि भगत सिंह और महात्मा गांधी में थोड़ा सा अनबन था। मैंने आपको पहले बताया कि महात्मा गांधी का थोड़ा सा कल्टी चल रहा था, थोड़ा सा इससे अनबन चल रहा था। क्यों? क्योंकि भगत सिंह चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, लेकिन पूर्ण आज़ादी मिले। महात्मा गांधी सब ऐसा नहीं सोचते थे और भगत सिंह का थोड़ा विचार अलग था। भगत सिंह चाहते थे कि भगत सिंह का सोच यही था कि अंग्रेज इतना दिन से प्रेम से नहीं जा रहा है, तो अब ज़रूरत है अंग्रेज़ों को उसी की भाषा में सबक सिखाने की। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, इस सबका विचार जो था वह गर्म दल का नेता था। तो जिस वजह से महात्मा गांधी से इनको तो दोस्ती वगैरह चलता नहीं था, पटता नहीं था, जिस वजह से महात्मा गांधी लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने इनको बचाया नहीं। लेकिन अगर महात्मा गांधी चाहते तो इनको बचा सकते थे। तो खैर चलिए, वो सब सारी चीज़ें इतिहास की बात है और अभी हम लोग तो कन्फर्म नहीं जानते हैं। बट इतना बात तो है कि भगत सिंह को बचाना चाहिए था। अगर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु रहते कुछ दिन और, तो लगता है कि भारत जो है वो आज़ाद इससे 1947 से पहले ही हो जाता। तो ये था कुल मिलाकर के भगत सिंह का थोड़ा सा परिचय हो गया। और हम लोग अब चलिए आगे आपको बुक लेके चलते हैं। अब मैं आपको बुक अभी स्टार्ट करूंगा कि बुक में क्या क्या चीज़ इसके बारे में दिया हुआ है। तो चलिए अपने सीधे चलते हैं अपने बुक की ओर, क्योंकि मैं बुक को यहाँ खोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बुक का जो स्क्रीन होता है, उसका जो PDF वगैरह होता है वो बना करके मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। तो आपको बुक में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको बुक को स्टार्ट कर लेता हूँ अब। चलिए, ये है रहा भगत सिंह का, ये रहा आपका चैप्टर। आप बुक को निकाल करके पलटिएगा, आपको मिलेगा। तो हालांकि मैं आपको ये सब चीज़ बता दिया है कि भगत सिंह के बारे में सारी चीज़ें, यही सब मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सारा का सारा हो गया, हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब इस सब चीज़ को आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि इस चैप्टर का नाम एक लेख और एक पत्र क्यों पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि यह जो है एक लेख भी है और एक पत्र भी है। तो सबसे पहले क्या है कि भगत सिंह ने क्या किया है, विद्यार्थी को और राजनीति को आपस में जोड़ा है। तो यह एक निबंध हो गया, एक प्रकार से यह एक लेख है। और भगत सिंह ने क्या किया है, अपने फ्रेंड सुखदेव को और प्यारे सुखदेव को, अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखा है। और ये चिट्ठी को हम लोग अभी इस क्लास में ही पढ़ेंगे। इसके नीचे में उनका एक पत्र भी है। तो दो चीज़ हम लोग को आज पढ़ना है। पहले तो उनका हम लोग आज लेख पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उनका एक पत्र भी पढ़ेंगे। तो दोनों चीज़ें कुल मिलाकर के वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आप देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर हल करना है तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज एक लेख को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके नीचे पत्र भी पढ़ेंगे, भगत सिंह का पत्र भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं एक लेख की ओर। तो सबसे पहले क्या है कि विद्यार्थी और राजनीति के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले भगत सिंह ने क्या कहा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको राजनीति के में हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट जो होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में, उनको यदि अगर आप राजनीति के विषय में अगर कुछ पूछिएगा तो वो राजनीति के बारे में क ख भी नहीं जानते हैं, यानी कुछ भी नहीं जानते और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है देश में क्या चल रहा है,
हमारे देश में कैसे लोकसभा होता है, कैसे राज्यसभा होता है, ये सब सारी चीज़ें उसको नहीं मालूम होता। तो भगत सिंह उन सब चीज़ों पर जहाँ पर चर्चा किए हैं कि विद्यार्थी को राजनीति के विषय के बारे में स्पेशल जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो देश का भविष्य होता है। आप भी स्टूडेंट हैं तो आपको देश के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या क्या है कि भगत सिंह ने क्या क्या विद्यार्थी को राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है, यानी एक आपका हो गया लेख हो गया, ठीक है। तो देखिए कहते हैं, अब देखिए हम पढ़ते हैं, थोड़ा लाइन को आप कोऑपरेट कीजिएगा। कहता है कि इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा न ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। और आगे हमारे दुर्भाग्य है कि लोगों को इस ओर चुना जा रहा है, ठीक है। मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल कॉलेजों के नाम पर एक सर्कुलर परिपत्र भेजता है, कोई पढ़ने या पढ़ाने का नाम पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा न ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन और विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्रा ने इस बात का पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब चलिए इतना ठोका आप समझिए बातों को। कहता है कि भगत सिंह कहते हैं कि अरे भाई इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि नौजवान विद्यार्थी जो है, नौजवान यानी जो विद्यार्थी हैं, वे राजनीति और पॉलिटिक्स काम में हिस्सा ना ले। अरे भाई ये कौन सी बात हो गई? स्टूडेंट है भाई हम लोग राजनीति में एंट्री नहीं लेंगे, राजनीति के बारे में सोचेंगे नहीं, तो भाई आखिर कौन सोचेगा? तो ये तो बड़ा गलत वाली बात है। कहते हैं भगत सिंह कि पंजाब सरकार की राय तो बिल्कुल अलग है। ये कैसी पंजाब की सरकार है जो स्टूडेंट को राजनीति में हिस्सा लेने से रोक रही है? विद्यार्थी जब कॉलेज में, हमारे पंजाब के कॉलेज में विद्यार्थी एडमिशन ले रहा है तो उसको रोका जा रहा है और उस पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, पेपर और पेन पे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स के काम में वे हिस्सा ना ले। अरे भाई हमारा देश गुलाम है तो हम लोग पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं। और कहते हैं भगत सिंह ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जो चुना हुआ जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? मनोहर। तो भगत सिंह कहते हैं कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो मनोहर जी हैं, और वे जो स्कूल कॉलेज हैं, वे अलग टाइप का एक सर्कुलर तैयार कर रहे हैं, स्कूल में एक अलग प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति, कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले और पॉलिटिक्स के बारे में जरा सा भी ना सोचे। और कुछ ही दिन हुआ है, लाहौर के जो स्टूडेंट यूनियन और विद्यार्थी की ओर से जो विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था इन दोनों के द्वारा, तो और वहाँ भी यही हाल है। वहाँ जो सर हैं, सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्रा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, माइक में कहा था कि स्टूडेंट को राजनीति से अलग होना चाहिए। क्यों? हमारी जो पंजाब सरकार है वे निकम्मी हो चुकी है। ये कैसी सरकार है जो हम लोगों को राजनीति के बारे में हिस्सा लेने से रोक रही है? ऐसा भगत सिंह ने कहा। तो चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा और धीरे धीरे आपको और अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। कहता है कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका कारण है कि पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं क्या? अरे भाई पंजाब को जो है राजनीति में पिछड़ा हुआ कहा जाता है। क्यों? क्या पंजाब ने कम योगदान दिया है क्या हमारे देश के लिए? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिया है? अरे नहीं भाई, पंजाब ने बहुत बलिदान दिया है। पंजाब बलिदान में पीछे नहीं है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा शिक्षा विभाग, कहते हैं भगत सिंह, हमारा जो शिक्षा विभाग है ये भ्रष्ट है, ये बिल्कुल ही बुद्धू है, ये बेवकूफ़ है। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है ये हम लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने नहीं दे रहा है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है। इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती जा रही है और फिजूल होती जा रही है। कहते हैं विद्यार्थी, अब भगत सिंह कहते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो पंजाब की सरकार, ये बुद्धू है। क्या करेंगे हम ऐसी शिक्षा का? क्या केवल हम लोग पढ़ लिख करके अंग्रेजों का गुलाम बनेंगे? हम लोग देश के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे और पंजाब की सरकार जो है वे अंग्रेजों का बात मान करके हम लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने से रोक रही है। ये कैसी सरकार है? कहते हैं आगे कि विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा ना ले,
उन्होंने इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अकल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं जिन नौजवानों को देश संभालना है, देश चलाना है, और आज उन्हीं नौजवान को रोका जा रहा है और उन्हें अंधा बनाया जा रहा है, क्योंकि विद्यार्थी को राजनीति के बारे में जरा सा भी सोचने नहीं दिया जाता है। देश की वर्तमान जो परिस्थिति है इसके बारे में उसको सोचने तक का मौका नहीं दिया जाता है और उनको राजनीति में हिस्सा लेने से रोका जाता है। तो ये तो गलत वाली बात है भाई, ऐसा भगत सिंह कहते हैं। कहते हैं इससे जो परिणाम निकलेगा वह बहुत ही दुखद होगा, ठीक है ना। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम, चलिए यह मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी का मुख्य काम होता है पढ़ाई करना, पर उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान, सुधार के उपाय की सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? कहते हैं मैं मानता हूँ कि विद्यार्थी का काम होता है मुख्य रूप से पढ़ाई करना, लेकिन क्या देश में जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान जो हमारा देश है, ये देश जो गुलाम देश है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन ले? हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देश के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, तो आखिर कौन सोचेगा? कौन इस देश को चलाएगा? आखिर हम ही लोग ना सोचेंगे, हम स्टूडेंट ही ना सोचेंगे। मानता हूँ मैं स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना, लेकिन वर्तमान देश में जो चल रहा है इसके बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। कहते यदि नहीं तो हम उस शिक्षा का भी निकम्मी समझते हैं। कहते यदि हम लोग ऐसी, अगर सरकार हम लोगों को वैसी शिक्षा दे रही है जिसमें कि हम लोग को पॉलिटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ धिक्कार है ऐसी शिक्षा पर, नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा। क्या करेंगे ऐसी शिक्षा लेकर के? कहते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। केवल क्या हम क्लर्क बनेंगे, अंग्रेज का चमचा बनेंगे पढ़ लिख करके? नहीं भाई, हमको देश संभालनी है, देश के विषय में सोचना है। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा। पढ़ लिख करके ऐसी शिक्षा का क्या करेंगे जो केवल अंग्रेजों का गुलाम बनेंगे? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई भी व्यवहारिक हिस्सा ना लो। कुछ जो काका हमारे हैं, कुछ व्यक्ति जो हैं, वे कहते हैं कि पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, पर सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो, व्यवहारिक काम मत करना, देश के बारे में कुछ मत सोचना। कहते हैं तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। तो चलिए ये सब सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि बात बड़ी सुंदर लगती है, ये बात बड़ी सुंदर लगती है कि केवल पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, लेकिन पॉलिटिक्स के विषय में ना सोचो। बात तो बड़ा सुंदर लगता है भैया सुनने में, लेकिन अब आगे कहते हैं बात बड़ी सुंदर लगती है लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी शिक्षा, क्योंकि यह सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात को कहते हुए स्पष्ट हो जाता है। एक दिन की बात है, भगत सिंह कहते हैं एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपटकिन, ठीक है ना। तो एक दिन क्या होता है कि भगत सिंह कहते हैं कि स्टूडेंट है वो एक पुस्तक को पढ़ रहा था। पुस्तक का नाम था अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपटकिन, ठीक है। तो वो एक स्टूडेंट था, वो एक पुस्तक को पढ़ रहा था, वो पुस्तक का नाम ये हो जाएगा अपील टू द यंग प्रिंस क्रोपटकिन, ठीक है। तो पढ़ रहा था तो एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, अब एक प्रोफेसर साहब कहने लगे तुम ये कौन सी पुस्तक है? अब एक पुस्तक आए, अब एक प्रोफेसर साहब आए, तो एक स्टूडेंट क्या कर रहा था, वो पुस्तक पढ़ रहा था। अचानक उस कॉलेज में एक प्रोफेसर साहब आए, स्टूडेंट से पूछते हैं अरे ये कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो बाबू? तो चलिए, तो और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। अब वो जो है प्रोफेसर साहब कहते हैं कि ये लगता है कोई बंगाली राइटर का बुक है क्या? अब सोचिए, जिस कॉलेज के प्रोफेसर को ये नहीं मालूम है कि ये पॉलिटिक्स का बुक है, तो बताइए ये क्या हम लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी देगा? तो कैसी है हमारी शिक्षा व्यवस्था? लड़का बोल पड़ा, अब लड़का स्टूडेंट था, वो अपना सर को कुछ ना कुछ तो बोलवे करेगा। तो उन्होंने अपने सर को कहा सर प्रिंस क्रोपटकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। अब इतना ही कहना था, उन्होंने कहा कि सर प्रिंस क्रोपटकिन के बारे में आपने सुना होगा, वे इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए जरूरी था। अब सोचिए, इतना सा बुक के बारे में वो प्रोफेसर नहीं जानता था, और ये प्रोफेसर को जानना चाहिए उस बुक्स के बारे में। अब कैसा प्रोफेसर था जिसको ये किताब के बारे में जानकारी नहीं था, और स्टूडेंट को कहता है तुम बंगाली किताब पढ़ रहा है?
प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का हंस पड़ा। लड़का कहता सर, लड़का मुस्कुराया कि कैसा ये मेरा शिक्षक है, कैसा ये मेरा टीचर है। जो इकोनॉमिक्स का जो राइटर है उसको कहता है बंगाली का किताब है, ठीक है। फिर उसने कहा ये रूसी सज्जन थे, बस रूसी का कहर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तकें पढ़ते हो। अब इतना कहने का बात था कि बेचारा जो टीचर था, वो जो प्रोफेसर था, वो गुस्सा आ गया, गुस्सा के तिलमिला उठा। बोला कि अरे तुम हमारे कॉलेज में पॉलिटिक्स की पुस्तक पढ़ते हो, यानी तुम बोल्शेविक हो। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था ना, क्योंकि वहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ सीखे हैं। तो प्रोफेसर बेचारे गुस्सा आ गए, कहते हो तुम वहाँ कहने का मतलब यही है तुम बोल्शेविक हो, तुम पॉलिटिक्स की पुस्तक पढ़ते हो, तुम बड़ा ही अजब आदमी है भाई, इस कॉलेज में पढ़ते हो और तुम पॉलिटिक्स का पुस्तक पढ़ोगे। तो आप सुनिए, कहता देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता पर आप सोचिए वो कैसा प्रोफेसर था जो कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही भड़क उठा, ठीक है। यदि अगर आप प्रोफेसर की योग्यता को, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना, ऐसी स्थिति में वे नौजवान को क्या शिक्षा देंगे, क्या वो टीचर स्टूडेंट को शिक्षा देगा पॉलिटिक्स के बारे में, जो पॉलिटिक्स का किताब को देख के कहता बंगाली का किताब है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो कोई व्यवहारिक राजनीति पर कमीशन या वाइस राय का स्वागत करना क्या हुआ? क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं? सरकारों और देश के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं? अब सुनिए, अब भगत सिंह कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। कहते हैं, भगत सिंह कहते हैं कि ये जो महात्मा गांधी वगैरह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, वे व्यवहारिक राजनीति कर रहे हैं क्या है? ठीक है ना। तो व्यवहारिक राजनीति वो कर रहे हैं कि क्या केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो देश की हमारी जो परिस्थितियां हैं, स्टूडेंट को कैसे शिक्षित करना चाहिए, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए, स्टूडेंट को एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो देश के बारे में सोचे, वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को केवल पॉलिटिक्स करना है, ठीक है। तो ऐसा कहा उन्होंने। अब आगे कहता है कि सरकारों और देश के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में गिनी जाएगी, फिर भी यह पॉलिटिक्स हुई ना। कहा जाता है कि इससे सरकार खुश होती है, दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो सरकार की खुशी और नाराजगी का हुआ। क्या विद्यार्थी को जनमते की खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जो समझते हैं जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह के हैं कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। अरे भाई, हिंदुस्तान में डाकू नहीं है, पशु हैं, पेट के गुलाम है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं ना, वे पेट के गुलाम है। हर किसी को अपने पेट की चिंता है, हर कोई अपना परिवार के बारे में सोचता है। आखिर कौन देश की राजनीति में हिस्सा ले, ऐसा भगत सिंह जी कहते हैं। आखिर विद्यार्थियों को कौन वफादारी का पाठ पढ़ाए? हर इंसान अपने पेट के बारे में सोचता है। आखिर कौन स्टूडेंट को सिखाएगा कि वो देश के बारे में सोचे? तो कोई ऐसा शिक्षा नहीं दे रहा है। तो आखिर हम लोग स्कूल, कॉलेज, प्रोफेसर सब हम लोग को पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अब आगे कहते हैं, सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश को समर्पित कर दे। कहते हैं कि सब लोग का मानना है, सब लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान को यदि अगर आज़ादी चाहिए तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि तन मन धन से देश को समर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर सके। आज ज़रूरत है देश को ऐसे लोगों की जो पागलों की तरह अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दे और कहे कि मेरा पूरी जीवन देश के लिए कुर्बान है। तो आज हमारी ज़रूरत है ऐसे ही लोगों की, ठीक है। तो कहते हैं क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में ऐसे लोग निकल सकेंगे? कहते हैं कि क्या जो लोग परिवार के झंझट में फंस गया है, तो क्या वो लोग अपना फैमिली को छोड़ करके इस काम में हिस्सा लेंगे? नहीं न लेंगे। तो आखिर हम युवा ही न लेंगे। भगत सिंह कहते हैं कि आखिर ये काम हम लोगों को ही न संभालना पड़ेगा। जिसका परिवार है, फैमिली है, वो इस झंझट में क्यों पड़ेगा? हर लोगों को चिंता है अपने परिवार की। तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी और नौजवान तभी सोच सकते हैं जब उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोटा ना लगाया हो। कहते हैं कि केवल
जो है ना वैसा ही आदमी इस चीज़ों में आ सकता है देश को आज़ाद कराने के बारे में, जो परिवार के झंझट में नहीं है, जो जिसका कोई फैमिली में नहीं है। अब मान के चलिए कोई शादी कर लिया तो वो क्या आएगा देश को आज़ाद कराने के लिए? बेचारी उसकी वाइफ है, उसको रोक लेगी, ए जी रुक जाइए, देश को आज़ाद करने जाइएगा, शहीद हो जाइएगा तब। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं कि केवल गणित और ज्योग्राफी पढ़ लेने से नहीं होगा, केवल गणित और ज्योग्राफी के से पढ़ लेने से नहीं होगा, पॉलिटिक्स पढ़ने से होगा। ठीक है। अब कहते हैं क्या इंग्लैंड, सुनिएगा, अब कहते हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी, कहते हैं क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं था? अब सुनिए भाई, जब आपका, अब अंग्रेजों से कहते हैं कि भाई जब आपका देश में पॉलिटिक्स चल रहा था तो आपका सारा स्टूडेंट, जब आपका और जर्मनी का लड़ाई चल रहा था तो आपका सारा स्टूडेंट क्या किया, कॉलेज को छोड़ दिया। और वह क्या किया, कॉलेज को छोड़ दिया और वह जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए उतर पड़ा। तो आप कहाँ थे तभी? आप तो वहाँ पॉलिटिक्स की पाठ पढ़ा रहे थे, और हिंदुस्तान में हम लोग पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप रोक रहे हैं। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे? उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? कहते हैं आज जो बारदोली सत्याग्रह वगैरह हो रहा है सरदार पटेल सबके द्वारा, कि वो लोग जो है हमारे जो स्टूडेंट हैं, वे लोग जो सहायता वगैरह करेंगे, क्या वो लोग ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे क्या? कहते हैं सभी देशों को आज़ाद कराने वाले वहाँ विद्यार्थी और नौजवान हुआ करते थे। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? आज हमारे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं वे अलग अलग सोच के रखेंगे तो क्या वे देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, देश को आज़ाद नहीं करा पाएंगे। कहते हैं क्या हिंदुस्तान के नौजवान, हाँ चलिए तो हो गया। कहते हैं नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार नहीं भूल सकते हैं। कहते हैं ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना 1919 ईस्वी में, ये कोई नौजवान नहीं भूलेगा। हम लोग बदला लेंगे तो लेंगे। वे यह भी सोचते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति की जरूरत है। भगत सिंह कहते हैं कि हे स्टूडेंट लोग, भारत के स्टूडेंट लोग, अरे तैयार हो जाओ आज़ादी के लिए। हम लोग को क्रांति करना है, कोई छोटा मोटा नहीं, बड़ा भारी क्रांति करना है। और कहते हैं कि साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें और जब ज़रूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपनी जीवन में इसी काम में लगा दें और अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दें, वरन बचने का कोई उपाय नज़र नहीं आता। भगत सिंह कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े देश के लिए तो अपने प्राणों की तनिक भी चिंता ना करें, और ज़रूरत पड़े तो देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। तो आइए हम लोग सभी पॉलिटिक्स के बारे में जानें। और भगत सिंह कहते हैं कि आप सभी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़िए, और सरकार से, पंजाब की सरकार से कहते हैं कि आप सभी पॉलिटिक्स के बारे में, हिंदुस्तान के बच्चों को पॉलिटिक्स के बारे में शिक्षा दीजिए ताकि वो वर्तमान देश के बारे में सोचे और देश के बारे में कुछ कर सके। तो ये था भगत सिंह ने कहा पॉलिटिक्स और स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट का काम केवल नहीं होता है पढ़ना, उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए, देश में क्या चल रहा है, देश की स्थिति क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने स्टूडेंट और राजनीति को आपस में लिंक किया, जोड़ने का काम किया। तो ये था स्टूडेंट और राजनीति का एक लेख। अब हम लोग पढ़ेंगे उनका एक पत्र। चलिए ये रहा पत्र, ये था उनका पार्ट 1। अब हम लोग उसी में देखेंगे कि सुखदेव के नाम पत्र। उन्होंने क्या किया कि सुखदेव को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। और चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने सुखदेव को ऐसा पत्र में क्या लिखा जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुखदेव को उन्होंने क्या पत्र लिखा। ठीक है, तो पहले पत्र को पढ़ेंगे तब मज़ा आने वाला है। कहते हैं कि प्रिय भाई, उन्होंने पत्र में लिखा, जैसे हम लोग लिखते हैं पूज्य पिताजी, उन्होंने क्या किया, अब लिखा कि प्रिय भाई, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाले हैं। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इस प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों को विशेष रूप से समर्थन करता था वे अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखता है। उदाहरण के लिए मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय में, मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं है। ठीक है, तो भगत सिंह कहते हैं अपने सुखदेव से, उनको सुखदेव को उन्होंने भाई कह करके पुकारा। कहते हैं भाई सुखदेव भाई,
ठीक है। उन्होंने अपने सुखदेव को कहा, प्रिय भाई मैंने आपके पत्र को पढ़ा। दोस्त तुमने जो लेटर लिखा था ना मुझे, उस लेटर को मैंने पढ़ा और उस लेटर को पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि हमारे जीवन में परिस्थितियाँ अलग अलग है। कभी और परिस्थिति हुआ करता था, वर्तमान समय में और परिस्थिति होता है, ठीक है ना। कहते हैं जिन बातों को हम जेल के बाहर घृणा करते थे, जिन बातों को हमको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि उस चीज़ों पर आपकी राय बदल चुकी है और आप कहते हैं कि उन चीज़ों का आप समर्थन करते हैं। वे कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, मैं व्यक्तिगत प्रेम जो होता है वो मानने वाला था उस चीज़ों को। कहते हैं बाहर आप इसे कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में आप अपने विचार में भारी परिवर्तन और क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। भगत सिंह कहते हैं कि दोस्त जिन बातों का हम लोग जब जेल के बाहर थे, जिन बातों को मैं सोचता था तो तभी आपके विचार अलग थे, बट आपके विचार दोस्त बदल चुके हैं। आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपको अपना विचार बदलने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है दोस्त। अब उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि दोस्त सुखदेव शायद तुम्हें याद होगा, ठीक है ना। उन्होंने अपने दोस्त को उन्होंने अपने दोस्त को कहा कि शायद आपको याद होगा एक दिन मैंने आत्महत्या, यही है टॉपिक मैन आपका, इसी से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा टॉपिक बन गया है। कहते हैं दोस्त मैंने एक दिन आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। दोस्त कहते हैं मैंने आपसे एक बार याद कीजिएगा, मैंने आपको एक दुकान पे, एक चाय की दुकान पर मैंने आपसे चर्चा की थी, आत्महत्या के विषय में चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है। दोस्त मैंने तभी आपको कहा था कि आत्महत्या करना जायज़ है, जब वैसी परिस्थिति हो, जब वैसा स्थिति हो तो आत्महत्या करना किसी मायने में सही है। तो आपने उस समय मेरा विरोध किया था दोस्त, तुमने उस समय कहा था कि आत्महत्या करना गलत है। दोस्त तुमने उस समय मुझे रोका था और कहा था आत्महत्या करना गलत है, पर यार आज तेरे विचार अलग हो चुके हैं। आज तुम कहते हो आत्महत्या सही है लेकिन गलत है यार आत्महत्या। तो उन्होंने अपने दोस्त को समझा रहा है। देखिए हुआ क्या था उनका, जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह सुखदेव आपस में मिले थे कहीं पर, तो तभी भगत सिंह को उतना नहीं था नॉलेज, तो उन्होंने क्या कह दिया अपने दोस्त को, दोस्त आत्महत्या कर लेना चाहिए, जब वैसा स्थिति हो, जब अंग्रेज हम लोग को पकड़ लेगा तो अंग्रेज हम लोग को मारेगा, तरपाएगा, तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। तो तब उसका दोस्त बोला नहीं दोस्त ऐसा मत करना, आत्महत्या मत करना। लेकिन आज ऐसा हो गया है, उसका दोस्त जो है भगत सिंह का जो दोस्त है सुखदेव ना, वो कहता है कि आत्महत्या कर लेंगे। तब अपना भगत सिंह क्या किए ना, अपना दोस्त को समझाए कि दोस्त आत्महत्या मत करो, आत्महत्या कर लोगे तो पूरे देश में जो है ना बदनामी होगा, लोग कहेगा कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जेल में आत्महत्या कर लिया, तो गलत वाली बात है ना। अच्छा एक बात सोचिए जरा सा, अगर भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु यदि अगर आत्महत्या कर लेते तो क्या आज हम लोग उसको याद रखते? नहीं याद रखते। आज हम लोग भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को क्यों याद रखे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या किया था ना, आत्महत्या नहीं किया था, बल्कि उन्होंने क्या किया था, देश के लिए शहीद हुए। तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को लोग नाम लेते हैं क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुए। अगर वो आत्महत्या कर लेते तो ये कायर वाली बात है ना, क्योंकि आत्महत्या करना एक कायर का काम होता है, बुजदिल का काम होता है, जो कि देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जो कि अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तो आत्महत्या करना एक पाप है। तो आज भगत सिंह अपने इस चिट्ठी में अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि दोस्त आत्महत्या मत करो। एक दिन हम तुमको बोले थे कि आत्महत्या करने के बारे में, तो तुम उस दिन हमको मना कर दिया था, और आज तुम कहते हो आत्महत्या सही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, वही इतना तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो कहते हैं मुझे उस चर्चा का समय और याद है, मुझे दोस्त वो जगह अभी भी याद है जब तुमने आत्महत्या के बारे में मुझे टोका था, और हमारी यह बात शहंशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी भी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य जो होता है वह भयानक और घृणित है। दोस्त तुमने उस दिन कहा था कि आत्महत्या करना भयानक और घृणित कार्य है, ये गलत है। और परंतु इस विषय पर मैं देखता हूँ कि आपकी राय, जो तुम्हारी राय है वह बदल चुकी है। अब आप इसे कुछ अवस्थाओं में केवल उचित और वरन अनिवार्य और आवश्यक बताते हैं। आप कहते हैं नहीं आत्महत्या करना चाहिए, सही चीज़ है भाई। काहे आप उस दिन बोले थे आत्महत्या करना गलत है, अब मैं देखता हूँ अब दोस्त तुम बदल गए हो दोस्त, ठीक है ना। अब कहते हैं अब आप इसे कुछ अवस्थाओं में, चलिए तो हो गया। अब अगला कहता है मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी राय थी। कहते हैं दोस्त जो पहले तुम कहते थे ना कि आत्महत्या करना गलत है, अब मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन दोस्त तुम बदल चुके हो। दोस्त तुम आज कह रहे हो आत्महत्या करना सही है दोस्त, अरे दोस्त ऐसा मत करना दोस्त, ठीक है ना। अब आगे कहते हैं
अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, बलदा यह पूर्णतः कायरता का काम है। क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य इस कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। अरे क्रांतिकारी को तो छोड़ दिया जाए, किसी भी मनुष्य से जाकर आप पूछिए, कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आत्महत्या करना जायज़ है और सही है। दोस्त आज तुम कह रहे हो आत्महत्या सही है, दोस्त प्लीज़ ऐसा मत करना। अब आगे देखिए, मज़ा आ रहा है ना जी, ठीक है। अब देखिए लाइन जिस प्रकार से रहेगा उसी टाइप से हम समझाएंगे। अब आप बोलिएगा है सर जल्दी जल्दी खींच दीजिए, तो क्या करें, जल्दी जल्दी खींच देंगे लेकिन आपका क्वेश्चन आंसर नहीं बनेगा, तो हम मजबूरी में हैं, आपको पूरा पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा का ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। कहते हैं दोस्त, हम लोग ने जब नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी तो तभी हम लोगों ने प्रण लिया था कि हम लोग को कष्ट सहना है, और बाग लाख कष्ट आ जाए, ज़िंदगी में कितना भी कष्ट आ जाए, और हम लोग कष्ट सहेंगे और देश की सेवा करेंगे और देश की सेवा में जरा सा भी नहीं मुकरेंगे। दोस्त आज आप पीछे हट रहे हैं। आज यदि अगर हमको अंग्रेज पकड़ लिया है तो आज आप कह रहे हैं कि हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। नहीं करेंगे दोस्त आत्महत्या, हम लोग हंसते हंसते सूली पर लटक जाएंगे, हंसते हंसते फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन दोस्त आत्महत्या नहीं करेंगे। ऐसा भगत सिंह कह रहे थे अपने दोस्त को। कहते मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की, अब वह समय है जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाएं। दोस्त तुमने इस देश की बहुत सेवा की है, अब ज़रूरत है कष्ट उठाने की। और दूसरी बात यह कि यह अवसर है आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। अब दोस्त जनता का नेतृत्व करना है और जनता को बताना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु क्या है। वो डरने वाला नहीं है, वो कायर नहीं है। दोस्त प्लीज़ आत्महत्या मत करना और आत्महत्या का ख्याल दिल से मिटा दो। अब आगे कहते हैं मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। दोस्त जब हम लोगों ने जो कुछ किया तो हम लोगों ने पहले सोच लिया था कि जब अंग्रेज हमको पकड़ेगा तो फांसी ही फांसी देगा, तो हम लोगों ने तो पहले ही सोच लिया था। क्रांतिकारी असेंबली में बम फेंकने के कार्य, सुनो, बम फेंकने का कार्य किया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। अब कहता है क्या आपका यह विचार है, यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता। इसका प्रभाव लोगों पर क्या होता? उल्टा होता। अब हमें लक्ष्य को पूर्णतः सफल हुए। कहते हैं दोस्त जब हम लोगों ने देश को आज़ाद कराने के बारे में सोचा था, जब हमने नेशनल असेंबली पर बम फेंका था, तो तभी हम जान गए थे कि अंग्रेज हमें पकड़ेगा तो कितना बड़ा सजा देगा। तो क्या करते दोस्त, अंग्रेज के पास जाते, माई बाप मुझे माफ़ कर दो, माई बाप मुझे छोड़ दो। क्या हम अंग्रेज के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे? अगर हम अंग्रेज के पास जाके गिड़गिड़ाएंगे तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या ऐसा करना उचित है क्या? नहीं, अंग्रेजों के सामने झुकेंगे नहीं, ठीक है ना, झुकेंगे नहीं, है ना। पुष्पाराज आप लोग सुने होंगे ना, पुष्पाराज झुकेगा नहीं, है ना। तो इन्होंने कहता है कि भगत सिंह का भी वही सोच था। वे कहते हैं कि क्या हम अंग्रेज के पास झुक जाएं, गिड़गिड़ाएं? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करना है। अब आगे कहते हैं बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदिशों की दशा अत्यंत दयनीय थी। हमने उससे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूँ, हमें यह विश्वास था कि बहुत कम समय के भीतर ही हम मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने के का ना तो ज्ञान ही था और ना हमें यह विचार सूझता था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। कहते हैं दोस्त जब हम लोगों ने क्रांति को आरंभ किया था तो तभी हमारे देश की दशा बहुत ही गड़बड़ थी दोस्त। और हम कहते हैं कि हम लोगों ने फिर भी इसे सुधारने का प्रयास किया। और जब भगत सिंह को क्या हुआ था ना, अंग्रेज पकड़ लिए थे ना, तो अंग्रेज क्या करते थे, वहाँ पर अंग्रेजों के लिए वहाँ दो टाइप का कैदी होता था। एक होता था अंग्रेज वाला कैदी, एक होता था इंडियन वाला कैदी। तो इंडियन का जो कैदी था ना, भारत का जो गुलाम सब जो हम लोगों को जो पकड़ के रखे थे ना, वो घटिया खाना देते थे। और अंग्रेज क्या करते थे ना, अंग्रेज का जो कैदी हुआ था, दो चार गो आदमी उन लोग का भी कोनो जुर्म करता था, उन लोग को भी जेल में डालता था एगो नाम के लिए। तो वो क्या करता था ना, अपना कैदी को अच्छा खाना देता था और भारत के लोगों को घटिया खाना देता था। तो भगत सिंह गए वहाँ पर, उन लोगों का खाना के लिए मना कर दिए। भगत सिंह को बहुत मारा और उन्होंने कहा कि खाना खाओ।
भगत सिंह बोल दिए थे ऐसा घटिया खाना नहीं खाएंगे, खाना अगर दीजिएगा तो दोनों को समान दीजिए। वो भी कैदी है, हम भी कैदी हैं, वो अंग्रेज है, हम भारतीय हैं, तो दोनों को समान दीजिए। भगत सिंह को पकड़ करके दूध भी देने की कोशिश किया, बहुत तरीका से उसको भोजन देने की कोशिश किया, लेकिन भगत सिंह मार खाए लेकिन झुके नहीं और अंग्रेज को सुधार दिए। और लास्ट में अंग्रेजों ने भारत के लिए और अंग्रेज सैनिक के लिए, दोनों के लिए सेम भोजन का व्यवस्था रखा। तो बताइए, भगत सिंह जेल में भी गए तो वहाँ भी हिला के रख दिए है ना, वहाँ भी अंग्रेज थर थर कांपते थे। कहते दोस्त हम लोगों ने जो कुछ किया है दोस्त, हम लोग मृत्यु के लिए तैयार हैं, फांसी चाहिए मुझे, रेडी हैं, हर वक्त रेडी हैं। कहते हैं कि क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते हैं? दोस्त हम लोग आत्महत्या कर ले? नहीं दोस्त, हम लोग फांसी के लिए तैयार हैं। नहीं, प्रयत्नशील होना और श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं कही जा सकती है। हमारे मित्र जो हैं यतीन्द्र नाथ दास जी की मृत्यु तो स्पर्शनीय है, आप इसे आत्महत्या कहेंगे? दोस्त हम लोगों के जो मित्र हैं उसका नाम है यतीन्द्र नाथ दास, ठीक है ना। तो उन लोगों का मित्र, उन लोगों का जो डेथ हुआ है तो क्या उन लोगों को जायज़ जाने दें? नहीं दोस्त, आत्महत्या नहीं करना है, ठीक है। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ, समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन होगा और हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। चलिए क्वेश्चन बन गया, भगत सिंह ने कहा कि हम लोग मरेंगे लेकिन एक आदर्श मृत्यु मरेंगे, कष्ट सह करके देश की सेवा करते हुए हंसते हंसते फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन ये आत्महत्या जैसा घृणित काम नहीं करेंगे। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलिए, अब कहता है इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों ने यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, इनके दृढ़पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह सज़ा सुनाई जाएगी और पश्चात उन्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। यह मृत्यु भी कितनी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि विपत्ति व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है और मैं कहूँगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी भी आरंभ होता है। दोस्त लोग कहते हैं कि दोस्त जिस दिन हम लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और दोस्त जिस समय में हम लोगों को फांसी दिया जाएगा, तो सोचो दोस्त वो मृत्यु कितना सुंदर होगा, कितना मज़ा आएगा उस समय में जब हम लोग को फांसी दिया जाएगा। लेकिन हम केवल कुछ कष्ट के लिए, अंग्रेज जो हम लोग को इतना कष्ट दे रहा है, क्या केवल हम इस कष्ट के लिए फांसी पे आत्महत्या कर लें? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करेंगे। सोचो वो मृत्यु कितना सुंदर होगा। और जब भी कभी ज़िंदगी में विपत्ति आता है ना, कष्ट आता है ना, वो इंसान को पूर्ण बनाता है। जैसे आपकी ज़िंदगी में है, आपकी ज़िंदगी में कष्ट आएगा तो आप एक समय में पूर्ण इंसान बनिएगा, आप एक अच्छा इंसान बनिएगा। तो भगत सिंह कहते हैं कि जिस समय ज़िंदगी में, अगर किसी की ज़िंदगी में अगर कष्ट आता है ना, समझिए वो कष्ट उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए आया है, ठीक है ना। तो वो आपको पूर्ण इंसान बनाएगा। तो भगत सिंह ऐसा कहते हैं। और भगत सिंह कहते हैं कि आत्महत्या करना कायरता वाली काम है। हमें हर विपत्ति को झेलना है। और हमें देश के लिए, अगर एक भगत सिंह जाएगा ना और हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे, लेकिन अगर एक भगत सिंह आत्महत्या कर लेगा तो हर जगह भगत सिंह वैसा ही काम करेगा, ठीक है ना। अब आगे चलिए, कहते हैं आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं मिलती है। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन ही उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में सहाद्रता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाइयों उत्पन्न की। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यप्रद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक और ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने के गर्व करते हैं और सदैव इस प्रकार उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ के संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, जिनके द्वारा हम अपने क्रांतिकारी करते हैं।
तो भगत सिंह यहाँ पर देखिए कुछ खास है नहीं। भगत सिंह क्रांतिकारियों से कहते हैं कि मैं जो कुछ कहूँगा, जो विपत्तियाँ आती है, जो कष्ट आती है, उन सारी कष्टों को झेलना है और हमें देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ना है। अब अगला देखिए कहता है, मैं आपको बता दूं कि जेलों में केवल मैं आपको बता दूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति, ठीक है। अब आगे चलिएगा, यहाँ से है, चलिए यहाँ से है, कहता मैं आपको बता दूं कि केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध और पाप जैसे महान सामाजिक विषय पर प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैं इस विषय में कुछ साहित्य पढ़ा है और जेलों में ही ऐसे विषयों पर स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। भगत सिंह कहते हैं कि बहुत सारा रचना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने जेल में ही रह करके लिखा है और जेल में ही बहुत सारा चिंतन किया है, और हम लोग भी यहाँ से वही करेंगे, यहीं से प्लान करेंगे, यहाँ से तैयार करेंगे कि देश को आज़ाद कैसे करना है, कैसे हमें रणनीति बनानी है, ठीक है। अब कहते हैं आप भली बात जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों और बंदी गृहों में विपत्ति सहन करना और जारशाही शासन को तख्ता पलटने के पश्चात जारशाही शासन को तख्ता पलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों को प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। कहते हैं दोस्त, जिस प्रकार से रूस की क्रांति हुई ना, तो रूस में भी क्रांति हुआ था। तो कहते हैं दोस्त, जिस प्रकार से रूस में क्रांति हुआ था, वहाँ का जो जार था, वहाँ का जो घटिया राजा जार था ना, उसको वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से कष्ट करके उन लोगों को भगाया। तो ठीक हमको वही करना है, जेलों में रह करके कष्ट को सहते हुए अपने देश के लिए करना है और देश के लिए रणनीति बनानी है। लेकिन दोस्त प्लीज तुम आत्महत्या मत करना और इस प्रकार का ख्याल मत लाना। कहते हैं क्या भारत में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो विषय को पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई काम कर लेगा, इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं, इसी प्रकार की उचित नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी के क्षेत्र में कार्यों का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे उन विद्यार्थियों को उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आवश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए उनसे पृथक करने के लिए अपने जो तर्क दिए उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ ऐसे मित्र हैं जो या तो मूर्ख हैं और नासमझ हैं और आपके इस व्यवहार को हमें किंचित ही सही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उनमें से बहुत ऊंचे और उनकी समझ से परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। अब चलिए, इतना तो क्या कह रहा है? इतना तो कह रहा है कि दोस्त हम लोगों को ऐसा आत्महत्या जैसी चीज़ें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि दोस्त कहते हैं कि जिस चीज़ों को आप करने जा रहे हैं, आप ये मूर्ख वाली काम करने जा रहे हैं, आप ना समझ वाली काम करने जा रहे हैं। क्योंकि यदि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके बाद जो होगा, जो बहुत सारे लोग होंगे वो आपसे सीखेंगे और वो आपसे सीखेंगे तो हम लोगों पर सबकी नज़रें हैं, लोग हम लोगों को देख रहे हैं और हम लोगों को देश के लिए कुछ करना है। आत्महत्या जैसी कुछ चीज़ें को नहीं करनी है। और भगत सिंह यहाँ पर कहते हैं, इस प्रकार से लाइन में कहते हैं कि हम लोगों को केवल क्रांति करना है और देश की रणनीति बनानी है। जिस प्रकार से रूस में जार का शासन हटा, हम लोगों को भी ठीक जेल के अंदर ही रह करके ऐसी सारी चीजें को करनी है। कहते हैं वास्तव में यदि यह बात आप अनुभव करते हैं कि बंदीगिरी का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है। कहते दोस्त, यदि अगर तुम बंदी हो, बंदीगिरी में हो, गुलाम हो, यदि तुमको कारागार में डाल दिया, तुमको लगता है कि ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है और गलत हो रहा है, तो प्लीज़ उसके लिए कोई और उपाय है दोस्त, ठीक है ना? आत्महत्या मत करना, ठीक है? अपमानपूर्ण है तो आप उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। यदि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप आंदोलन कीजिए, उसको सुधारिए, ना कि आत्महत्या कर लीजिए, ठीक है ना? कहते हैं कि संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु वह तो तर्क है कि इसकी आड़ लेकर साधारण निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं, प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। और यह उत्तर है हम लोगों ने सुनते हैं कि जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों को शामिल होने से बचाया जा सकते हैं, ठीक है? पर
क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्य और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? कि क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार के परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति की भीतर निर्बलता और प्रकट होगी। ठीक है ना। अब चलिए, भगत सिंह अब कहते हैं यहाँ पर कुछ नहीं है, मोटा मोटी भगत सिंह का अब कहना है यहाँ पर कि भगत सिंह कहते हैं कि दोस्त, कुछ भी है, तुम्हारे साथ जेल में अन्याय हो रहा है तो तुम दोस्त उसके लिए क्रांति करो, अलग सहारा लो, क्रांति करो। अगर तुम क्रांति नहीं करते हो, कहने का मतलब तुम क्रांतिकारी से बचते हो, तुम क्रांति करने से डरते हो, तुम पीछे हटते हो, तो दोस्त हम लोग को पीछे नहीं हटना है, हम लोग को क्रांति करना है। और क्रांति करने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और क्रांति करने से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। ऐसा भगत सिंह कह रहे हैं। अब चलिए, अब बस खत्म ही होने वाला है। कहते हैं आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदीगिरी के कष्ट से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति को यह आशय नहीं किया जा सकता है कि उस समय भी यह विचार वही होंगे जो जेल से होंगे, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। और मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों को अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हमें उसे छोड़ सकते हैं? क्या आपका यह आशय है कि इस क्षेत्र में न उतरे? कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता। यदि ऐसा होता तो आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए, यद्यपि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। कहते दोस्त, हम लोग जो है ना वो समय की आवश्यकता की उपज है। दोस्त, ऐसा समय है हम लोगों को, ये समय ऐसा है ना जब हम लोगों को कष्ट सहना है, और आज कष्ट सहने की जरूरत हमें है। दोस्त, हमको कष्ट सहना है और इस कष्ट को सहते हुए, और हम लोग केवल समय की आवश्यकता की उपज है। ये समय ने हमें बनाया है और ये ऐसा समय है। कहते हैं दोस्त, यदि अगर हम लोग 14 वर्ष तक बंदीगिरी में रहते हैं, जेल में रहते हैं, तो जेल में रहने के बाद जो हम लोग निकलेंगे, मानते हैं हमारा विचार बदल जाएगा, पर हमारी जो सोच है ना वो नहीं बदलनी चाहिए। और हम लोग किसी भी प्रकार से असफल भले ही हो जाए, लेकिन हम लोगों ने जो रणनीति बनाई है देश को आज़ादी करने के लिए, वो डगमगाना नहीं चाहिए, तभी दोस्त आज़ादी मिलेगी। ये सब सारी चीज़ें हैं भगत सिंह ने कहा है। चलिए आप लोग इसको 1-2 बार और पढ़िएगा। मैं तो यह कहूँगा कि साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाले नहीं है, और उनमें सफल में यूरोप और औद्योगिक क्रांति के विशेष प्रकार से विचारों को व्यक्ति उत्पन्न किए, और उनमें मार्क्स भी एक था। और हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सिद्ध हुए। अब देखिए, जब रूस का क्रांति वगैरह सब हुआ था, उसके बाद जर्मनी वगैरह सब क्रांति सब हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो उस समय में कार्ल मार्क्स जैसे लोग सब आए। कौन आए? कार्ल मार्क्स जैसे लोग। उन्होंने भी विचार रखा अपना कि किस प्रकार से देश के विषय में होनी चाहिए। उन्होंने भी देश को वहाँ को क्रांतिकारी किया, वहाँ का एकीकरण किया, इटली का, जर्मनी का एकीकरण किया। तो कहते हैं कि वहाँ सब चीज़ों से हम लोग को कुछ सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। कहते हैं मैंने और अपने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया। कहते हैं दोस्त, समाजवाद और साम्यवाद जो होता है ना, उन लोगों के बारे में नहीं कहा। समाजवाद का मतलब होता है जनता का शासन हो गया, साम्यवादी सरकार बनेगा, आम आदमी की सरकार बनेगी। तो कहते हैं हम लोगों ने जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय की परिस्थिति का प्रभाव का परिणाम है। दोस्त, अब समय आ चुका है जब अपनी सरकार होगी, खुद जनता की सरकार होगी। अब वैसा समय आ चुका है। निसंदेह हम इन विचारों को प्रचार करने के लिए हम कुछ साधारण और तुच्छ कार्य अवश्य किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमने इस प्रकार का एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है और उसे जारी रखेंगे और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्ति से बचने के लिए आत्महत्या अगर हम लोग कर लेंगे, सुनिएगा मस्त लाइन है यहाँ पर। कहता दोस्त, यदि अगर हम विपत्ति से बचने के लिए आत्महत्या कर लेंगे, यदि दोस्त अगर हम लोग आत्महत्या कर लेंगे ना, तो देश की जनता का क्या होगा? उसका मार्गदर्शन कौन करेगा? उसको कौन देश के बारे में बताएगा? तो दोस्त, अभी ज़रूरत है हम लोग को आत्महत्या नहीं करना है, हम लोगों को इस देश की जनता का मार्गदर्शन करना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। कहता जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहेंगे। जेल में जो भी चीज़ें होगी, जो भी कष्ट होगा, सबको सहेंगे और हम लोग देश के विषय में सोचते रहेंगे। ठीक है। और आगे कहते हैं कि इस समय अपना कार्य करते रहेंगे और कठिनाइयों का निशाना बनाते हैं, यहाँ तक कि लोग अपने महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते हैं और छोड़ गए। ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी। अपने आंदोलन और प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या और तर्क था? कहते हैं दोस्त, हम लोग जो भी विपत्ति आएगा, सारी चीज़ों को, कष्ट को झेलते हुए सारी चीज़ों को करते रहेंगे। ठीक है।
और कहते हैं यहाँ स्वयं तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं, ऐसे विचारों क्रांतिकारियों का बारे में नहीं है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हैं। भगत सिंह मोटा मोटी सब जगह वही कह रहे हैं। क्या आपको याद है कि जब हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, कि आपने दृढ़ता से इसका विरोध किया था। दोस्त, हम लोगों ने कहा था जब हम लोगों ने बम की फैक्ट्री बनाई थी, जब अंग्रेज हम लोगों को बम को बनाते हुए यदि अगर हम लोग को पकड़ लेंगे तो हम लोग वहाँ थोड़ा जहर भी रखेंगे और अंग्रेज हम लोग को पकड़ लेगा, जहर पी लेंगे। तो तुमने क्या कहा था दोस्त? नहीं, अगर अंग्रेज हम लोग को बम बनाते हुए पकड़ लेता है तो क्या दिक्कत है, लेके जाएगा, लेकिन हम लोग जहर पी करके आत्महत्या वहाँ नहीं करेंगे। दोस्त, आज तुम बदल गए हो दोस्त। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, दोस्त को समझा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कह रहे हैं। तो मुझे इस प्रश्न पर विचार करने भी घृणित होती है कि आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें, यदि आपने बंदी बनाए जाने के समय में इन विचारों को अनुकूल किया तो अर्थात विष खाकर उस समय आत्महत्या कर लेती होती तो क्रांतिकारी की बहुत बड़ी सेवा ना होती। कहते दोस्त, अगर उस समय में हम लोग जहर खा लेते हैं, जब हम लोग बम बना रहे थे ना अंग्रेज को मारने के लिए, तो तभी हम लोग सोचो क्या कर बैठते। तो हम लोगों ने उस समय में जब आत्महत्या नहीं किया था, तो आज हम लोग को अंग्रेज पकड़ लिया तो क्या आत्महत्या करेंगे। ये सब सारी चीज़ें हैं। कहते और भी एक विशेष बात जिस प्रकार मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ यह है कि ईश्वर पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड और परिस्थिति अर्थात भगवान द्वारा बनाए जाने वाले हिसाब से आदि सब सारी चीज़ें उन्होंने कहा है। मैं भेद खोलने इस प्रकार जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं, और इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन को बहुत दुखी हूँ और इस प्रकार आत्महत्या समान होगी। सारी चीज़ें हैं, बस वही है, नॉर्मल चीज़ है। आशा है कि आप मुझे अनुमति देंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अपने बारे में सोचता हूं, मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। दोस्त कहते हैं मुझे विश्वास है दोस्त, मुझे मृत्युदंड मिलेगा और उस मृत्युदंड के लिए मैं तैयार हूं। मुझे चाहिए तो फांसी ही चाहिए और उसके लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ, लेकिन मुझे आत्महत्या नहीं करनी है। दोस्त, तुम्हें भी ऐसा नहीं करनी है, वरन यह कि अतिरिक्त लोगों के लिए नितांत सीमित और ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रयास सम्मिलित रूप से और विश्वासी, और इसके साथ ही हमारी अभिलाषा है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दी जाए। कहते हैं दोस्त, हमें फांसी चाहिए, लेकिन मुझे फांसी उस समय चाहिए जब ये आंदोलन तीव्र गति से होगा, और जिस समय में ये आंदोलन पूरा चरम सीमा पर होगा तभी मुझे फांसी दिया जाएगा। तब भारत की जनता भी हमारे साथ देगी और एक भगत सिंह मरेगा तो उनके खून से हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के मामले में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, और देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो। अब सुनिएगा, बस इतना ही है, यहीं तक खत्म है। वीडियो काफ़ी लंबा रहता है और आप सभी का तो धन्यवाद है क्योंकि आप इतना लंबा हमें सुनते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि चरम सीमा पर यह हमारी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होगा तो कभी संभव हो पाए। हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत और समस्त अनुभवों को पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति के भावनाओं में इस प्रकार की आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं होता है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करने से होता है, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने से और बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है। भगत सिंह कहते हैं कि दोस्त, अब सुनिएगा, भगत सिंह कहते हैं कि दोस्त, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो ना, अब बात आ गई है देश की, अब देश का भाग्य बदलने वाला है, तो हम लोग अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि अब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा है। तो हम लोग कष्ट को झेलते हुए, कष्ट को सहते हुए और हम लोग क्रांतिकारी करेंगे और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम लोगों को अपनी मृत्यु की तनिक भी चिंता नहीं है। अब यहाँ कहते हैं, अंत में भगत सिंह कहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, जहाँ तक यदि अगर आप दोस्त मेरे सोच के बारे में अगर आप कहते हैं तो मैं तो केवल उसी दिशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो। देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह और अंकित हो जाए, बस यही, आपसे अधिक कुछ नहीं। कहते हैं दोस्त, जिस समय हम लोग को फांसी दिया जाएगा ना, तो ये चीज़ें जो है फांसी होने के बाद हमारे देश के लोगों पर ये निशान छोड़ के हम जाना चाहते हैं कि देखो
भगत सिंह जो थे, सुखदेव और राजगुरु थे, जिन्होंने हंसते हंसते इस देश के लिए कुर्बान हो गए। तो हम लोगों को कि कुछ सीख देना चाहते हैं। दोस्त, अगर तुम्हारी ये कायरता वाली चीज़ें होंगी ना, तुम कायर की तरह यदि अगर आत्महत्या कर लेते हो, तो दोस्त जो हम लोगों ने जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो रणनीति तैयार की है, लोगों को शिक्षा देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि देश को कैसे आज़ाद कराया जाए, तुम्हारा इस आत्महत्या से हम लोग अपने जो मकसद है हम लोगों का, उस मकसद में नाकाम हो जाएंगे। तो भगत सिंह ने कहा, बस हम इतना ही तुमसे कहना चाहते हैं कि दोस्त, हम लोग को जो फांसी मिलेगा, उस फांसी से लोग कुछ सीखेंगे और हम लोगों को आत्महत्या नहीं करनी है। तो उन्होंने अपने दोस्त सुखदेव को इतना सारी चीज़ें कहा कि आत्महत्या नहीं करनी है। तो ये कुल मिला करके ये था आपका आज का क्लास, और काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है, चूँकि देखिए आपका क्लास भी, चैप्टर भी तो लंबा है ना, तो चैप्टर लंबा है तो ऑटोमेटिक वाली बात है, तो थोड़ा सा क्लास तो लंबा होगा ही। आप इसके लिए तो कुछ करना नहीं चाहेंगे। अगर थोड़ा क्लास लंबा हो जाता है तो कोशिश कीजिए आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार में इसको थोड़ा देख लिए, और उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद आए, मूड फ्रेश हो गया, फिर थोड़ा सा देख लिए। तो ये था आज का कुल मिला करके आपका क्लास। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच बच्चों, आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर में जुड़ने के लिए। मिलते हैं दोस्त हम लोग फिर से एक नए वीडियो में, इसके अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी के लिए विदा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।